हेलो अध्यापक देखने वाले सभी अभिभावकों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके एनुअल एग्जाम्स सत्रांत परीक्षा जो है वो पास आने वाली है और इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 का विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चन पेपर पर चलेंगे। यहाँ पर है अपठित गद्यांश जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में गर्मियों के समय जल संकट एक गंभीर समस्या बन जाती है। विशेष रूप से गांव में लोग पीने योग्य पानी के लिए कई किलोमीटर तक दूर दूर तक पैदल जाते हैं। कई बार तो महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर अपने बच्चों की नींद टूटने से पहले ही घर के बर्तन इकट्ठे कर लेती हैं और पास के हैंडपंप या कुएं तक पहुंच जाती हैं। यदि उस दिन मोटर नहीं चली या कुएं में पानी का स्तर नीचे चला गया तो पूरा दिन बिना पानी के गुजर जाता है, जिसके कारण घरों में भोजन बनना भी कठिन हो जाता है। पशुओं को देने के लिए पानी अलग से चाहिए, इसलिए पानी की मात्रा को बहुत सावधानी से बांटकर उपयोग करना पड़ता है। कुछ वर्षों पहले तक गांवों में वर्षा जल को सिर्फ खेतों तक ही सीमित समझा जाता था, परंतु अब कई पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों ने मिल लोगों को समझाया कि वर्षा का पानी जब छतों से बहता है तो वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए वर्षा जल संचयन नामक तकनीक अपनाई गई, जिससे छतों पर गिरने वाले पानी पाइपों के माध्यम से टंकियों में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। इससे घरों में कई महीनों तक पीने और घरेलू उपयोग का पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस प्रयास के परिणाम स्वरूप सकारात्मक रूप से सामने आए। जिन गांवों में ये तकनीक अपनाई गई वहां धीरे धीरे गर्मियों में भी पानी का स्तर गया बढ़ा पाया गया। महिलाओं और बच्चों की जीवन शैली में सुधार आया क्योंकि पानी लाने में लगने वाला समय कम हो गया। इससे बच्चों को विद्यालय जाने का समय मिला और महिलाएं सिलाई, बागवानी तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। इसीलिए वर्षा जल संचयन केवल जल संकट का समाधान नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। गद्यांश में बताई गई मुख्य समस्या क्या है? विद्यालय, वो तो आपकी समस्या है ना, लोगों की समस्या नहीं है। परिवहन, जल संकट या बिजली, तो यहाँ पर जल संकट के बारे में बताया गया है। वर्षा जल संचयन से क्या लाभ हुआ है? वर्षा कम होने लगी है, पानी का स्तर बढ़ा है, पशु बढ़ गए हैं या हैंडपंप टूट गया है? हैंडपंप तो केवल सनी-देओल ही उखाड़ सकता है। हालांकि यहाँ पर है ख, पानी का स्तर बढ़ा है। पानी लाने की जिम्मेदारी मुख्यतः किस पर थी? पुरुषों पर थी, महिलाओं पर, बच्चों पर या शिक्षकों पर? शिक्षकों पर बेचारे। चलिए, महिलाओं पर, इस पैराग्राफ के हिसाब से महिलाओं पर जिम्मेदारी थी। उसके बाद बात करते हैं चौथा, वर्षा जल संचयन किस माध्यम से किया गया? नदियों द्वारा, मोटरों द्वारा, छतों के पानी को टंकियों में जमा करके या पहाड़ों पर बांध बनाकर? तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में छतों से पानी को टंकियों में जमा करके इसका जल संचयन किया गया। जल संकट का सही अर्थ क्या है? पानी की अधिकता, पानी की कमी, पानी का स्वाद खराब होना या पानी सस्ता हो जाना। तो जल संकट का मतलब है पानी की कमी। नेक्स्ट है अपठित पद्यांश। ये 5 मार्क्स का है। नीचे दिया गया पद्यांश पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो आइए इसको पढ़ते हैं। चलो आज फिर सपनों को आकाश की ओर उड़ाए, मन में हिम्मत भर कर फिर नई राह खुद ही बनाए। कठिनाइयां हो कितनी भी रुकना हरगिज मत सीखो, सीढ़ियां वही चढ़ पाते हैं जो गिरकर फिर उठना सीखो। बूंद बूंद से सागर बनता हर पल में संभावना है, जिसने कर ली मेहनत पूरी उसकी जग में पहचान है। तो कवि यहाँ पर सपनों को कहाँ उड़ाने की बात कर रहा है? मैदान में, समुद्र में, आकाश में या धरती में? तो वो सपनों को आकाश में उड़ाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक, कठिनाइयों के समय कवि क्या सलाह देता है? रुक जाओ, रोते रहो, हार मान लो या रुकना मत सीखो। तो करेक्ट आंसर है रुकना मत सीखो। सीढ़ियां वही चढ़ पाते हैं, पंक्ति का अर्थ क्या है? केवल अमीर लोग सफल होते हैं, केवल बड़े लोग सफल होते हैं, जो गिरकर संभलते हैं वही सफल होते हैं, कोई सफल नहीं होता। तो जो गिरकर संभलते हैं वही सफल होते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता का आशय है छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। सागर में बूंदें नहीं होती हैं, मेहनत बुरी चीज है या कुछ भी संभव नहीं, तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। कवि के अनुसार सफलता किसे मिलती है? भाग्यशाली को, मेहनत करने वाले को, केवल शिक्षित को या केवल बच्चों को? तो मेहनत करने वालों को
सफलता मिलती है। उसके बाद है पठित गद्यांश। तो यहाँ पर आप पढ़िए क्या दिखा है। नीचे दिया गया गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चों को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है। पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय दो व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। बड़े की मूछें, मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवट। छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख, दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हे मल और छोटे का नाम बाबूलाल है। इस हबड़ तबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतरकर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। तो बच्चे को क्यों उठकर बैठना पड़ा? डर के कारण, भूख के कारण, गर्मी के कारण या शोर के कारण? तो उसको गर्मी के कारण उठकर बैठना पड़ा। बच्चा उठने के बाद क्या मांगता है? दूध मांगता है, खाना मांगता है, पानी मांगता है या दवा? गर्मी की वजह से वो मांगता है पानी। तीसरा है बच्चे की देखभाल कौन कर रही है? रेवती, नन्हेमी, बाबीलाल या चंद्रनाथ? तो बच्चे की देखभाल कर रही है रेवती। ये थोड़ा सा एरर हो गया लिखने में। फोर्थ है कमरे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? एक, दो, तीन या चार? छोटे और बड़े दो मिलाकर दो लोग थे। पांचवा सवाल क्या है? बड़े व्यक्ति का नाम क्या है? बाबीलाल, नन्हेमी, चंद्रनाथ या रेवती? तो उसका नाम है नन्हेमी मल। नन्हेमी नाम है उसका, नहीं उसका नाम है नन्हेमल ही है उसका नाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया पद्यांश पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? बीज धुली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है? अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। तो अब यहाँ पर जो है पहला सवाल है, कविता के अनुसार सौरभ कहाँ उड़ जाता है? तो धरती पर, नभ में, जल में या वन में? वो उड़ जाता है नभ में। सौरभ उड़ने के बाद कहाँ नहीं लौटता? आंखों में, धरती पर, नभ में या सपनों में? तो एक बार उड़ने के बाद वो वापस नहीं आता, तो वो नभ में वापस नहीं आता। बीज कहाँ गिरता है? जल में, धूलि में, नभ में या अग्नि में? तो वो गिरता है धूलि में। फोर्थ है कविता के अनुसार बीज कब नभ में उड़ पाता है? तो तुरंत कभी नहीं, वर्षा के बाद या सपनों में? तो वो कभी नहीं उड़ पाता। फिफ्थ है कविता में अग्नि और धूम का सही संबंध क्या है? दोनों जल में रहते हैं, दोनों नभ में उड़ते हैं, दोनों धरती पर रहते हैं। अग्नि धरती पर जलती है, धूम गगन में मंडराता है। यही वाला सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा कैसे किया? तो जमींदार अपनी हवेली का अहाता बढ़ाना चाहता था। उसने पहले वृद्धा को समझाकर झोपड़ी हटाने की कोशिश की, पर वह तैयार नहीं हुई। तब उसने अदालत के माध्यम से जमीन खरीद ली और कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसे कानूनी तरीके से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसे वृद्धा की भावनाओं का ध्यान नहीं था। कविता में सपनों की गति ना बांधने की बात क्यों कही गई है? कवि का मानना है कि सपने मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि सपनों को बांध दिया जाए तो मनुष्य प्रगति नहीं कर पाएगा। सपने व्यक्ति को नई दिशा, साहस और आशा देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि सपनों को स्वतंत्र उड़ान मिलनी चाहिए। थर्ड है एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। ऐसा क्यों? विश्वनाथ भारतीय संस्कृति में विश्वास करता है, जहां अतिथि को भगवान माना जाता है। वह सोचता है कि अतिथि का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। इसलिए वह नन्हेमल और बाबूलाल को पहचानते नहीं होने पर भी उन्हें घर में आने देता है। ये उसकी सरलता और संस्कारों को दिखाता है। कविता के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है? मनुष्य कई बार डर, असफलता की आशंका, समाज का दबाव हो या आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वयं को सीमाओं में बांध लेता है।
वे अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाता और छोटे दायरों में सोचता रहता है। यही उसकी प्रकृति में बाधा बनता है। फिफ्थ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार से के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्र, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत चाहते थे। उनका सपना था कि वे देश अनुशासित, संगठित और देशभक्त नागरिकों से भरा हो। वह चाहते थे कि भारत विश्व में सम्मानित स्थान प्राप्त करे। छठा और आखिरी क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों का या ध्येय का पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी क्या-क्या कर सकती है? आज के युवा ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम से देश का विकास कर सकते हैं। वे शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार, विज्ञान, तकनीक और राष्ट्र सेवा में योगदान दे सकते हैं। भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश को प्राथमिकता देकर वे नेताओं के सपनों का भारत बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दक्षता आधारित प्रश्न है। आपको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे, पृथ्वी अनंत ब्रह्मांड का एक कण भर है, पर मनुष्य अपने अहंकार में स्वयं को बड़ा समझता है। वेरी गुड सेंटेंस। इस कथन में किस असमानता को दर्शाया गया है? यहाँ ब्रह्मांड की विशालता और मनुष्य के छोटे होने के बीच की असमानता दिखाई गई है। मनुष्य इससे क्या सीख सकता है? मनुष्य को अहंकार छोड़ विनम्र बनना। पर्यावरण के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? इससे सीख मिलती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस युवकों को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। राष्ट्र निर्माण में युवकों की क्या भूमिका हो सकती है? तो युवक जो है वो देश की प्रगति में योगदान देकर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन से गुण युवकों को उपयुक्त बनाते हैं? साहस है, अनुशासन है, देशभक्ति है और मेहनत उन्हें योग्य बनाते हैं। आज के संदर्भ में इसका क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। आज का युवा स्टार्टअप, सेना, प्रशासन या सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। चलिए पहुंच गए हम व्याकरण पर। यहाँ पर 10 आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। एक-एक करके इनकी बात करते हैं। पहला है, अमूर्त संज्ञा चुनिए। कपड़ा, कुत्ता, ईमानदारी या सड़क। तो इनमें से अमूर्त संज्ञा जो है वो है ईमानदारी। तो अमूर्त संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक होता है कॉन्क्रीट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते, हम इसको केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जल्दी का भेद क्या है? जल्दी क्या है? जल्दी है काम करना, जल्दी काम करना, जल्दी सो जाना, यानी कि ये क्रिया को बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। थर्ड है, रक्तदान कौन सा समास है? रक्त का दान, तो ये हो गया तत्पुरुष समास, है ना? तत्पुरुष समास हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सार्थक का विपरीत क्या होगा? सार्थक का हो जाएगा निरर्थक और विषमता का हो जाएगा समानता। फिफ्थ है, बाल बाल बचना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो बाल बाल बचने का मतलब होता है मुश्किल से बचना, मतलब बड़ी मुश्किल से जान बची है। तो इसको मुहावरे को सेंटेंस में हम लिख सकते हैं, वह दुर्घटना से बाल बाल बच गया। सिक्स्थ है, नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो वर्तमान में होगा बह रहे हैं, है ना? आंसू बह रहे हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये वर्तमान हो जाएगा। और भविष्य होगा आंसू बहेंगे, तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। इस तरीके से हम इसको भविष्य काल में बदल सकते हैं। सेवंथ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई या गई, तो आएगा गई। और वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली या बोली, बोली आएगा, है ना? एट्थ है, भाववाचक संज्ञा लिखिए। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई लज्जा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे लज्जा। और वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो हो सकती है, एक तो वृद्ध की भाववाचक संज्ञा हो सकती है वृद्धत्व, और जिसको बुढ़ापा भी कहते हैं। और इसमें वचन को भी भाव के रूप में भाव के रूप में देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ है, नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों को पहचान कर लिखिए।
तो यहाँ पर विशेषण है, ये रहा 2, है ना? संख्यावाचक, और 2 क्या है? व्यक्ति हैं, तो ये आ गया आपका विशेष्य। और अ, अनगिनत, अनगिन अनगिन नक्षत्रों में, तो विशेषण हो जाएगा आपका अनगिन, जो गिना ना जा सके, और नक्षत्रों को हम बोलेंगे विशेष्य। 10वां है, हम पढ़ रहे हैं में क्रिया का क्या प्रकार है? तो हम पढ़ रहे हैं यानी कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो ये संयुक्त क्रिया लग रही है ना? उसके बाद है पत्र लिखना है, आइए पत्र लिखते हैं। तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, केंद्रीय विद्यालय काठमांडू, चलो इंटरनेशनल होते हैं थोड़ा सा। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जयपुर से दिल्ली हो गया है, और हमने यहाँ काठमांडू ले लिया है, तो ये एक्चुअली काठमांडू से दिल्ली हो गया है, ऐसे लिखेंगे। अतः हमारा पूरा परिवार वहाँ जा रहा है, मुझे अभी अपने आगे की पढ़ाई नए विद्यालय में जारी रखनी है, इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे शीघ्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें, ताकि मैं नए विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। मैं विद्यालय के सभी नियमों का पालन करता रहा हूं और भविष्य में भी विद्यालय का नाम रोशन करूंगा। धन्यवाद। भोगदिए, आप अपना नाम लिख लीजिए, यहाँ पर कक्षा लिख लीजिए, और डेट लिख दीजिए। इसी के साथ अथवा में आपको मिला है, अपने मित्र को पत्र लिखकर परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन और पुनरावृत्ति के महत्व के बारे में लिखिए। तो पहले हम एड्रेस लिख देंगे, परीक्षा भवन, है ना? अजमेर, राजस्थान, 12 फरवरी 2024 की जगह हम इसको लिखेंगे 2026, ठीक है? प्रिय मित्र राहुल, सप्रेम नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं अब बहुत करीब हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी तैयारी की रणनीति तुम्हारे साथ साझा करूं। परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के लिए टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पूरे दिन को अलग अलग सत्रों में बांट लिया है, ताकि प्रत्येक विषय के पर्याप्त समय मिल सके। कठिन विषयों जैसे गणित और विज्ञान को मैंने सुबह का समय दिया है। तुम भी सीबीएसई के मुख्य पाठ्यक्रम के अनुसार अपना एक स्टडी चार्ट तैयार कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन की है। अक्सर हम नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाते हैं। मैंने नियम बनाया है कि रात को सोने से पहले उस दिन का पढ़ा हुआ दोहराता हूँ, और हर रविवार को पूरे हफ्ते का रिवीजन करता हूँ। इसके लिए एनसीईआरटी समाधानों का उपयोग करना बहुत मददगार साबित होता है। याद रखना, सफलता केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि पढ़े हुए को सही समय पर याद रखने से मिलती है। अंत में यही कहूंगा कि अपनी सेहत और नींद के साथ समझौता मत करना। मुझे विश्वास है कि यदि तुम योजनाबद्ध तरीके से चलोगे तो तुम अवश्य सफल होगे। चाचा जी, चाची जी को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारा प्रिय मित्र अनमोल। इसके बाद अनुच्छेद लेखन है। किसी एक पर आपको लिखना है, जल संरक्षण, खेलों का महत्व और स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जल संरक्षण की बात करते हैं, तो जल ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत सीमित है, इसलिए जल संरक्षण आज की समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। यदि हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। हम दैनिक कार्यों में पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए हमें, जैसे ब्रश करते समय नल बंद रखना और वर्षा के जल को संचित यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। पानी की हर एक बूंद कीमती है, याद रखें, जल बचेगा तभी हमारा कल बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट है खेलों का महत्व। खेल हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये ना केवल हमारा मनोरंजन करते हैं, बल्कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखते हैं। खेलों से हमारे अंदर अनुशासन, टीम भावना और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है। नियमित खेल खेलने से शरीर फुर्तीला बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए तो खेल और भी जरूरी है, क्योंकि ये पढ़ाई के तनाव को कम करते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। संक्षेप में, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। भारत को आजादी दिलाने में अनेक महानायकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। इन नायकों ने हमें देश प्रेम, साहस और एकता का पाठ पढ़ाया। जहां गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को झुकाया, वहीं युवा क्रांतिकारियों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। हमें इन महानायकों के आदर्शों को हमेशा अपने जीवन में जीवित
रखना चाहिए। इसके बाद संवाद लेखन दे रखा है इन्होंने 4 मार्क्स का, 2 में से कोई एक करना है। कल्पना कीजिए कि ये कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फ़ोन किया, अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत लिखी है। चलिए बात करते हैं। तो ज़मींदार बोल रहा है, "बेटा मैंने सुना तुम जिद कर रही हो, खाना नहीं खा रही हो, क्या बात है मुझे बताओ?" तो वृद्धा की पोती बोलती है, "मुझे तो अपनी झोपड़ी की मिट्टी के चूल्हे की बनी रोटी ही पसंद आती है, वही खाने का मन करता है।" तो ज़मींदार बोले, "ठीक है, पर आजकल लोग गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लकड़ियाँ नहीं जलानी पड़ती और धुआँ भी नहीं होता, जिससे आँखें खराब नहीं होती। तुम्हारी दादी को भी लकड़ियाँ लाने बाहर नहीं जाना पड़ेगा।" वृद्धा की पोती, "सच में? तब तो दादियों को और आराम मिलेगा, उनकी आँखों में जलन नहीं होगी। बिल्कुल, अब जिद छोड़कर खाना खा लो।" तो वृद्धा की पोती बोलती है, "जी ठीक है, मैं खाना खाऊँगी, मुझे भूख लग गई।" अथवा इसके साथ और क्या दिया है? ख है ज़मींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहा है, यानी कि उनके बीच में चैटिंग चल रही है। मित्र उसे समझा रहा है कि वह झोपड़ी ना हड़पे, उसकी उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भावमुद्रा इमोजी के साथ लिखिए। तो इमोजीज़ तो नहीं है हमारे पास, पर हम चैटिंग लिख सकते हैं। ज़मींदार, भाई, वे बुढ़िया की झोपड़ी अब मेरे कब्ज़े में आने वाली है। कब्ज़ा होते ही वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मित्र, यार ये तुम क्या कर रहे हो? वह एक गरीब विधवा की आखिरी निशानी है, उसे छीनना ठीक नहीं है। ज़मींदार, तुम भी भावनाओं में बह रहे हो। व्यापार में भावनाएं नहीं, मुनाफा देखा जाता है। वह ज़मीन प्राइम लोकेशन पर है। मित्र, मुनाफा अपनी जगह है, लेकिन दुआ और बद्दुआ भी कोई चीज़ होती है। उस बेसहारा की आह मत लो। क्या तुम्हें रात को सुकून की नींद आएगी? ज़मींदार, अरे! उसे कुछ पैसे दे दूँगा और कहीं और रह लेगी। वह ज़मीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मित्र, पैसे से छत खरीदी जा सकती है, घर की यादें नहीं। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारी वजह से वह सड़क पर आ गई तो समाज में तुम्हारी क्या इज़्ज़त रहेगी? समझ जाओ भाई, लालच इंसान को अंधा कर देता है। ज़मींदार, सोचते हुए, बात तो तुम्हारी कड़वी है पर शायद सच है। मित्र, सच ही है। उसे झोपड़ी को छोड़ दो, दिल जीतोगे तो बरकत अपने आप होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये पेपर ख़त्म होता है। आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो ये कि मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका यूआरएल है www.helloadhyapak.com। आप चाहें तो वहाँ जाकर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह और वर्कशीट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। 8th क्लास की वर्कशीट्स अभी नहीं बनी है, पर क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर आपको मिल जाएँगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।"